चलिए क्या दिया है, एन के किस मान के लिए दोनों एपी 63, 65 और 67 डेल्टा डैश व दूसरी समानांतर श्रेणी आपकी 3, 10, 17 के एन विपद बराबर होंगे। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है। इस प्रश्न का मतलब है कि आपके पास दो समानांतर श्रेणी है 63, 65, 67 और एक है 3, 10, 17। ठीक है, इस दोनों समानांतर श्रेणी का एक ऐसा पद होगा जो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब वो पद इस श्रेणी में किस नंबर पर आएगा और इस श्रेणी में किस नंबर पर आएगा, ठीक है, ये हमें बताना है। एन वे पद बराबर होंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि इधर मान के चलो 60 आ गया, इसमें भी 60 आएगा, तो इधर 60 किस नंबर पर आया, इधर 60 किस नंबर पर आया, हमें वो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं क्या दिया है। हल आपको दिया गया है, दिया है प्रथम एपी दी गई, यानी पहली एपी क्या दी है, प्रथम एपी आपको दी गई है 63, 65 और 67। एक चीज बढ़ते क्रम में है, मैंने 60 बोल दिया। ठीक, तो इधर से ए मतलब प्रथम पद क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, क्या डी क्या हो जाएगा, तो डी आपका 65 में से 63 जाएगा, दो बचेगा क्या। ठीक है, और आपको ये आगे तक दी है, इसका मतलब हमें नहीं पता इसमें कितने पद हैं। ठीक है, अब आप मान लेते हो, चलो अभी एक काम करते हैं, इसका एनवा पद निकालते हैं। कौन सा पद, एनवा पद, एनवा पद, एनवा पद क्या होता है, ए एन होता है। सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए की वैल्यू क्या है, 63 है। एन की वैल्यू क्या है, सर नहीं पता, -1। डी की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक, इधर क्या आ जाएगा, ए एन। सो ए एन बराबर आपको क्या मिलेगा, ये 63, दो का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2n आएगा, 1 से करोगे -2 आ जाएगा। -2 को इधर लाओगे, नहीं लाना है क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं, तो ए एन की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 63 प्लस का है, 2 माइनस का है, माइनस होंगे 61 हो जाएंगे, तो इसको 2n प्लस 61 लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 1 ले ली। ठीक है, अब हम दूसरी समानांतर श्रेणी का एन पद निकालेंगे। सो पहले तो आप लिखो कि दूसरी समानांतर श्रेणी क्या है। सो दूसरी समानांतर श्रेणी आपको दी गई है कि 3, 10, 17, 3, 10, 17। इधर से आपने ए की वैल्यू निकाली 3 आई, डी की वैल्यू निकाली 7 आई। ठीक है, 10 में से 3 जाएगा 7 आएगा। ठीक है, तो इधर से एन व पद क्या आ जाएगा, इधर से एन व पद वही फॉर्मूला होगा आपका, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू जमा, ए एन बराबर ए की वैल्यू क्या है 3, एन की तो पता ही नहीं है सर, डी की वैल्यू क्या है 7 है, क्या है 7 है। इस सभी को सॉल्व करके मैं क्या सीधा समीकरण बना दूं, क्या बनेगा समीकरण, तो सुनो, 3 धन 7 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 7n आएगा, और -1 से करोगे -7 आएगा। 3 प्लस का रहेगा, माइनस का 7 रहेगा, तो क्या माइनस के 4 बचेंगे। ठीक, सो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 7n-4, समीकरण नंबर 2। अब सुनो, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने हमसे कहा दोनों समानांतर श्रेणी का n व पद बराबर है, तो n व पद पहली समानांतर श्रेणी का क्या रहा, ये, दूसरी समानांतर श्रेणी का क्या है, ये आपस में क्या है, बराबर है। कहने का मतलब प्रश्न अनुसार उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि ए एन बराबर है ए एन के, प्रथम समानांतर श्रेणी का एन व पद और दूसरी समानांतर श्रेणी का एन व पद आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पर यदि इनको आप अलग अलग कर सको तो ऐसा भी कर सकते हो कि इसको कैपिटल ए मान लें क्या, हाँ चलो ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सो ये ए एन बराबर है ए एन के, मतलब ये और ये आपस में बराबर है, तो क्या ये और ये भी आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे सर। सो आप क्या लिखोगे, 2n प्लस 61 बराबर 7n-4। ठीक, यदि राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। सो आपने ये लिख दिया, इधर से आप n को उठा के इधर ले आओ, या एक काम करो n को उधर ले जाओ, -4 को इधर ले आओ। सो 61 प्लस का था, माइनस का 4 इधर आया, प्लस का हो गया, और 2n प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया। 61 और 4 को जोड़ा सो 65 आ गया,
और 7n में से 2n गए तो 5n आ गए। सो n की वैल्यू आपको 65/5 मतलब कितना मिल गया, 13 मिल गया। सो n की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 13। ठीक है, आप समझे। उन्होंने हमसे यही मान पूछा था कि ऐसा कौन सा वो नंबर है जिस पर दोनों समानांतर श्रेणियों के पद बराबर आएंगे। तो n बराबर 13 पर आपका जब आप 13वां पद निकालोगे इस समानांतर श्रेणी का, तो जो आएगा वही आपका इसका भी आएगा। ठीक ठीक, तो आप क्या लिखोगे कि अतः दोनों समानांतर श्रेणी का 13वां पद बराबर होगा। क्लियर है इतनी बात, लिख लोगे ये लाइन। ठीक, चेक करके देखना है क्या, तुम लोग कर लेना चेक। 13वां पद इसका निकालना, 13वां पद इसका निकालना, दोनों के पद आपस में क्या होंगे, बस। 13वां पद कैसे निकालोगे, सूत्र आपका ये। ठीक, क्या एक आध का निकाल के बता दें, चलो निकाल ही लेते हैं हम। यहाँ से a13 की वैल्यू निकालोगे, a13 बराबर क्या आएगा, a की जगह 63 प्लस n की जगह 13 माइनस 1 आएगा, और d में कितना है 2। सो देखो 63 प्लस 13 में से 1 गया 12, 12 का 2 से गुणा किया 24। सो 63 और 24 को जोड़ दिया क्या, 87 आ गया। अब इस वाली से निकालो। ठीक, यहाँ से a13 की वैल्यू निकालोगे आप। सो a की जगह क्या रखना है, सीधा इधर मान रख दे क्या, 7 गुणा 13 माइनस 4। सो 13 सत्ते कितना होता है, 91। 91 माइनस 4 करोगे क्या, 87 ही आता है। तो देखो क्या दोनों के पद 87 ही आ रही है। ठीक, पहली समानांतर श्रेणी का 13वां पद भी 87 है और दूसरी समानांतर श्रेणी का 13वां पद भी 87 है। ठीक, तो उन्होंने हमसे यही पूछा था कि ऐसा वो कौन सा नंबर है जिस पर दोनों समानांतर श्रेणियों के पद आपस में बराबर होंगे। तो क्या आप समझ गए। ठीक, ठीक है इतनी बात। इस प्रश्न में कोई समस्या है, डाउट है, चलिए इसको लिखना, आप इसको देख कर लिख लेना बाद में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है यश, है ना, क्योंकि अपने पास इतना ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, चलिए आप प्रश्न बुक से लिख लेना, और सॉल्यूशन के लिए या तो एक बार खुद अपने आप से करने का प्रयास करना, नहीं पर नहीं तो फिर आप वीडियो को देख लेना। ठीक है, यहाँ पे लोगों के लिए तो बनती है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है 0 और 50 के मध्य विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 0 व 50 के मध्य मध्य विषम 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 संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग आपसे पूछा गया है। ठीक, सो आप लिखो संख्या, देखो दिया क्या है, आपको दिया है, या आप लिख सकते हो दी गई संख्या है, दी गई संख्या, दी गई विषम भी लिख रहे हैं कोई जगह, दी गई विषम संख्याएं इस प्रकार है या है। ठीक है, क्या दिया है आपको, दिया है 0। अब 0 व 50 के मध्य विषम संख्या, तो 0 1 3 5 7 डैश 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 कहाँ तक जाओगे, 50 तक जाओगे। अब सुनना, 0 और 50 के मध्य पूछा है आपसे, सो आप 0 को काउंट नहीं करोगे, 50 को काउंट नहीं करोगे, सो आपका 0 हट जाएगा। सो कहाँ से शुरू होगा, 1 से। ये 50 खत्म हो जाएगा, कहाँ तक आएगा, 49। ठीक है, क्या ये एक समानांतर श्रेणी है, नहीं आए समझ में। देखो उन्होंने हमसे क्या बोला है कि 0 व 50 के मध्य विषम संख्याओं का योग निकालिए। कहने का मतलब हुआ कि आपसे बोला है कि 0 और 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं आती, विषम संख्याओं का मतलब समझते हैं, विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होती। कहने का मतलब ये हुआ कि आप देखो 0 1 2 3 4 इस प्रकार से आगे बढ़ते हो ना, तो ये 0, ये 0 को छोड़ दो, ये 2 से 2 4, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 8, मतलब एक अंक छोड़ने के बाद जब दूसरे अंक पर पहुंचते हैं तो वो आपकी सम संख्या कहलाती है। इन सभी संख्याओं में 2 से भाग जा सकता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि वो संख्या है जो 2 के पहाड़े में कभी नहीं आती,
वो सारी क्या है, विषम है, और जो दो के पहाड़े में आती हैं वो सम संख्या है। सो आपको इधर वो संख्याएं लेनी है जो दो के पहाड़े में नहीं आती। तो आप लिखोगे 0, फिर दो के पहाड़े में 1 आता है क्या, नहीं। 3 आता है क्या, नहीं। 5 आता है क्या, नहीं। 7 आता है क्या, नहीं। 9 आता है क्या, नहीं। ऐसे ही बढ़ते 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 आप कहाँ तक जाओगे, 50 तक जाओगे। अब 0 आता है आपका, अरे 10 आता है ना, लास्ट में 0 आता है, ठीक। 50 भी आता है दो के पहाड़े में, तो ये तो है सम संख्या। उन्होंने हमसे बोला कि ये 0 और 50 के मध्य, यानी कि बीच में, हमसे 0 और 50 का नहीं बोला। तो आप ये दोनों हटा दोगे। यदि ये हटाओगे तो अब आप या तो 50 के आगे जाओगे या 50 से पीछे। 50 से आगे तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने लिमिट लगाई है कि आपको 50 के अंदर रहना। अब 50 के पहले क्या आता है, 49। क्या 49 दो के पहाड़े में आता है, नहीं आता। तो आपकी लास्ट संख्या क्या होगी, 49। ठीक, इधर से आप ये 0 भी हटाओगे, क्योंकि आपसे 0 और 50 के बीच पूछा था। तो आपकी स्टार्ट होगी 1 से और कहाँ तक जाएंगे, 49 तक। अब आई समझ में। अब एक बात बताओ, क्या ये एक समानांतर श्रेणी बनती दिख रही, तो कहना सर चेक कर लेते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर देखो क्या है, 2 है, इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। समानांतर चल रहा है, मतलब वो एक समानांतर श्रेणी है। ठीक है, इतनी बात। अब ये बन गई एक समानांतर श्रेणी। सो आप क्या करोगे, समानांतर श्रेणी आपकी बन गई, तो आप निकालो यहाँ से प्रथम पद। क्या होता है प्रथम पद, ए। ए मतलब क्या आएगा, ए। डी कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक। डी कितना आएगा, 2। क्या यहाँ पर आपको अंतिम पद दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। क्या दिया गया है, 49 दिया गया है। क्या दिया गया है, 49। अंतिम पद को हम एल से व्यक्त करते हैं, कितना दिया है, 49 दिया। क्या आपको इधर एन की वैल्यू दी गई है, बिल्कुल दी गई है। जब अंतिम पद दिया गया है मतलब एल की वैल्यू, तो क्या एन की वैल्यू 49 होगी, नहीं। क्यों नहीं होगी, तो इसके लिए मैं एक चीज बताता आपको। मैंने कहा आप 1 से 5 तक की संख्याएं लिखो। आपने लिखी सर 1 2 3 4 और 5। अब इसमें से वो संख्याएं छांटो जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। तो आपने कहा सर 1 होगी, 3 होगी और 5 होगी। मैंने कहा अच्छा एक चलो 6 तक ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप वो संख्या छांटो जिसमें 2 का भाग जाता है। तो आपने लिखा 2 4 6। क्या 1 से 6 तक की जो संख्याएं थी वो कितनी थी, 6। जिसमें से 3 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, और 3 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 2 का भाग जाता है। तो ऐसे ही तो यहाँ 1 से 49 तक में कुल संख्याएं तो 49 हैं, लेकिन 2 से डिवाइड ना होने वाली संख्या, या आप कहो कि विषम संख्याएं कितनी होगी, तो सीधी आधी होगी, क्योंकि आधे पर हक किसका है, सम संख्या, और आधे पर हक किसका है, विषम संख्या का। ठीक है, तो इधर से आपकी 1 से 49 तक में संख्याएं हो गई 49। 49 में से आपकी कितनी बची, तो 49 का जब आप आधा करोगे कर पाओगे, 24.5 संख्या होती नहीं है, होती है क्या, नहीं होती। तो एक चीज और सुनो, आप सुनो, आपको देखना है 1 से 49 तक में दिया था। इधर देखो 1 से यदि मैं बोलूँ आपसे क्या है, 1 से आपने 6 तक निकाली, आपने सीधा आधा कर दिया। इसको क्या मान, 1 से 49 तक में संख्याएं कितनी आएंगी, आपने सारी विषम विषम संख्याएं ली है, ठीक है। आप इसको 50 तक करो, कहाँ तक करो, 50 तक। तो 50 में आपकी विषम संख्याएं कितनी आएंगी, 25 आएंगी। तो इधर एन की वैल्यू क्या होगी, 25 होगी। कितनी होगी, 25। अब मैंने 50 क्यों बोला है, 49 क्यों नहीं बोला, क्योंकि आप बताओ इसके अगले वाला नंबर क्या होगा, 50 होगा, 50। ठीक, इसका मतलब इस 50 तक जब आओगे तो विषम संख्या कितनी हो जाएंगी, 25 हो जाएंगी। ठीक, तो इसका आधा तो नहीं कर सकते आप, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा यदि लॉजिक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो आप सोचेंगे यदि इसके बाद एक आध और विषम संख्या होती तब जाके हम ये नहीं कर सकते थे। लेकिन आपको पता है ये 49 एक विषम संख्या है, और इसके जस्ट बाद आपकी क्या आने वाली है, सम संख्या। और सम संख्या को आधा करोगे तो आएगा 25। 50 को आधा करोगे क्या है, 25। इसका मतलब 50 तक में विषम संख्या कितनी है, 25, और आपकी सम संख्या कितनी है, 25। ठीक, तो 49 तक तो विषम संख्या ही आएगी 50 से। 50 के पीछे आपकी विषम संख्या कितनी आएगी, तो आपकी 49 तक ही आएंगी, और 49 तक ही विषम संख्या आएंगी का मतलब हुआ कि कितनी आ जाएंगी, 25। ठीक है, तो आपकी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। कोई डाउट है क्या अभी भी, चलो ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है कि एन पदों का योग क्या होता है, एन पदों का योग। सो एन पदों का योग
हम व्यक्त करते हैं एस एन से बराबर होता है, यदि अंतिम पद दिया है तो आप सूत्र लगाओगे n/2 a प्लस एन। ठीक, एस एन की जगह क्या रखोगे आप 25, क्योंकि आपको 25 पदों का योग निकालना बराबर एन की जगह 25/2 और इधर देखो गुणा ए की वैल्यू क्या है 1, एल की वैल्यू क्या है 49। ठीक है, अब ये 50 में मिटा दो, कंफ्यूज। अब देखो इधर 25/2 को तो हल नहीं कर सकते, 12.5 आएगा गुणा 1 और 49 कितना हुआ 50, 50 को 2 से काटोगे 25 आएगा, इधर 25 गुणा 2 से 50 को काटा 2 से 1 बार 2 से 25 बार 25 आया, 25 का 25 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 625 आएगा, 625 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग कितना आएगा 625 आएगा। ठीक, अब ऐसा नहीं कर देना सर विषम संख्याओं का 625 है तो सम संख्याओं का भी 625 आएगा, नहीं, सिर्फ वो संख्या में आधी आधी है। ठीक है, बाकी उनके सभी गुण अलग अलग है, नहीं तो आप ऐसा करो कि विषम संख्याओं का योग 625 है तो सम संख्याओं का भी आएगा, नहीं, क्योंकि संख्याएं भी तो अलग अलग है ना, तो योग भी बदलेगा। ठीक, अब बताओ इसमें समस्या है क्या कोई, पक्का? ठीक, तो इसको भी आप कर लोगे, बिल्कुल सरल प्रश्न था, बिल्कुल कठिन। ठीक है ना, यदि अभी भी डाउट हो कि एन की वैल्यू 25 क्यों ली तो एक बार फिर से समझ लो कि यदि आप जब 0 से, उन्होंने 0 से बोला, 0 से जब आप ऐसे बढ़ोगे कहाँ तक जाओगे 50 तक, सो आपकी विषम संख्या काउंट कहाँ से होंगी 1 से, कहाँ से होंगी 1 से, और कहाँ तक पहुंचोगे 49 तक। अब हमें नहीं पता यहाँ से कितनी काउंट है। ठीक है, अब इसको एक चीज से और समझो, मैंने लिखा आपसे 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, फिर इधर लिख दिया 0। अब इसको तो आप समझ सकते, मैंने कहा 0 से 10 के बीच में कितनी विषम संख्या, सो आप गिनना 1 2 3 4 और 1 5। ठीक, लेकिन लिखोगे जब विषम संख्या तो क्या लिखोगे 1 3 और ऐसे डैश डैश 9। अब मैंने आपको क्या बताया है कि विषम संख्याएं आधी होती है सम संख्याओं से, ठीक, मतलब कुल संख्याओं से आधी होती है। अब यदि आपकी 0 से 10 तक कितनी संख्या हो गई 11, क्योंकि 0 भी ऐड हो, ठीक है। ठीक, चलो इस 0 को हटा दो, सो अब कितनी हो गई 10, लेकिन आपने लिखी है 1 से 9 तक। अब इस 9 का आधा हम कैसे करें, ना करो ना, इसको आगे बढ़ाओ, कितना हुआ 10, 10 को आधा कर दो कितना आएगी 5, देख लो 5 ही तो है कि नहीं है, समझ रहे हैं ना, 9 को आधा नहीं। अच्छा, यदि यहाँ पर 7 आ जाता या 7 आ जाता तो फिर किसको करते आधा, 10 को नहीं, फिर अगली विषम संख्या क्या आती 8, सम संख्या क्या आती 8, सो 8 को आधा करते कितना आता 4, देखो 1 2 3 और 4, बात समझ रहे हैं? जब 49 को आधा नहीं कर पा रहे तो आगे बढ़े कहाँ पर 50, 50 को आधा कर दिया, उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं। क्यों नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नेक्स्ट सम संख्या है वो, और हमें सम संख्या से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप, शायद इसको भी देख के एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना है ना, तो समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा प्रश्न है। अगला क्या दिया गया है आपको, गुणनखंड विधि से हल कीजिए। ठीक है, गुणनखंड विधि से हल कीजिए। किसको करना है, तो आपको दिया है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ये एक आपको दो चरों नहीं, द्विघात समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है। इसको आपको क्या करना है, गुणनखंड याद करने हैं इसके। ठीक है, चलो तो लिखते हैं, लिखोगे दिया है, क्या दिया है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ठीक, पहले तो इसको व्यवस्थित कर लें, 8 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा, 8 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा। बहुत प्रश्न अपन ऐसे कर चुके हैं, नहीं तो दूसरा तरीका इसके बटे में 1 मानो, इसके बटे में 1 मानो, एक एक 8 का एलसीएम लोगे 8 आएगा, 8 का गुणा इधर करोगे, इधर करोगे, इधर करोगे, तो लंबी मेथड हो जाएगी। आप सीधा शॉर्ट में करना सीखो। ठीक, ठीक है, सो 8 का गुणा इससे हुआ तो कितना हुआ 16x² माइनस
8 का x से गुणा हुआ 8 और 8 का इधर तो कोई गुणा होना नहीं, तो क्या आ जाएगा 1। और ये 8 अभी 1 के बटे में था, पूरे के बटे में आएगा बराबर 0। अब इस 8 को इधर भेज दो, तो क्या आएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 का इधर गुणा होगा 0 से 0 ही आएगा, ठीक, जो 0 से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, 8 चूर चूर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको हल करने के दो तरीके हैं, ठीक, या तो आप सूत्र विधि से हल कर दो, x बराबर -3 प्लस माइनस वाला विभक्त पाल, ठीक, या फिर आप गुणनखंड विधि। अब यदि उन्होंने लिमिट लगा दी कि आपको गुणनखंड विधि से ही हल करना है, तो आपको फिर गुणनखंड विधि से ही हल करना पड़ेगा। अब मैंने गुणनखंड विधि से हल करना आपको बताया है, क्या बताया, इस बीच वाले पद को इस प्रकार से तोड़ दो मरोड़ दो कि जोड़ने या घटाने पर ये मिले और गुणा करने पर कितना मिले, तो गुणा करने पर 16 और 1 कितना आया, 16 और 1 का गुणा 16, तो गुणा करने पर 16, ठीक है। तोड़ो, तो कैसे तोड़ोगे, आपकी आपको जोड़ने या घटाने पर 8 आए और गुणा करने पर 16, जब बुद्धि काम ना करे तो ऐसे काम कर लेना, क्या सर 8 को तोड़ो, 8 जोड़ने पर कब मिलेगा सर, 4 और 4 को जोड़ दो, 6 और 2 को जोड़ दो, 5 और 3 को जोड़ दो, ऐसे बहुत सारे तरीके। घटाने पर कब मिलेगा, घटाने पर आपको 12 में से 4 घटा दो, 16 में से 8 घटा दो, बहुत सारे ढेरों तरीके, ठीक है। अब गुणा करने पर 16 चाहिए, गुणा करने पर 16 चाहिए, कब मिलेगा गुणा करने पर सर, 8 गुणा 2 कर दो, 4 गुणा 4 कर दो, 16 गुणा 1 कर दो, इससे ज्यादा गुणा में 8 16 मिल सकता है क्या, नहीं। अब आप देखो कि इन दोनों में से कोई एक ले लो, या ये है अपना प्लस वाला, ये है माइनस वाला और ये गुणा वाला, आपको जिस भी तरीके को अपना प्लस करके या माइनस करके, चलो प्लस वाला ले ले, माइनस वाला दिक्कत करता, सो आप इसको भूल जाओ, इसको नहीं करना, ठीक, ठीक है। अब आप देखो प्लस और गुणा वाला, अब इन दोनों में देखो दोनों जगह कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो 4 इधर भी है, 4 4 इधर भी है, और कहीं कुछ कॉमन है क्या, नहीं। इसका मतलब आप समझ गए 8 को किस में तोड़ना है, 4 और 4 में तोड़ना है, तो 8 को 4 और 4 में तोड़ो, तो इधर लिखा था 16x² माइनस 8x को क्या लिखोगे 4x प्लस 4x, ठीक, प्लस 1 बराबर 0, ठीक। अब सुनो 16x² माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये प्लस का 4x था माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का है माइनस का 4x हो जाएगा, इधर प्लस का 1 था बराबर 0। अब आपको क्या करना है, कॉमन निकालना, इधर से कुछ कॉमन निकलेगा, इधर से भी कुछ कॉमन, इधर क्या है 4x है, क्या इधर भी 4x है, बिल्कुल है, क्योंकि ये 16 आपका 4 और 4 से ही तो मिलकर बना है, समझ रहे हैं ना बात। तो आपने 4x को कॉमन निकाल दिया, 4x को बाहर निकाला, इधर से 4 गए, 2 4 थे, 1 4 चला गया, 1 4 बचा, x भी तो 2 है, 2 की पावर मतलब 2, जब 2x है 1x बाहर चला गया तो 1x बचा, और इधर से तो ये पूरा ही चला गया था 4x, तो क्या बचेगा 1, सो माइनस का 1। इधर से आपने कुछ कॉमन नहीं निकाला कि निकाला, निकाला है सर, माइनस कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकाला मतलब 1 भी लिख सकते हो, तो देखो ये माइनस जब बाहर जाएगा तो ये माइनस का 4x प्लस का 4x हो जाएगा, ये प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, इधर 0 बचेगा। क्या यहाँ तक में कोई समस्या है, नहीं है, अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब सुनो, इधर भी 4x माइनस 1 है, इधर भी 4x माइनस 1 है, अब ये कॉमन निकल सकता है, सो आपने 4x माइनस 1 को कॉमन निकाला, सो जब इधर से गया तो 4x बचा, और जब इधर से गया तो -1 बचा, और बराबर 0, सो एक बार इसको 0 दे दो, एक बार इसको दे दो, 4x माइनस 1 बराबर 0, या 4x माइनस 1 बराबर 0, सो 4x बराबर 1 आएगा, माइनस का 1 इधर भेज दो, या इधर से भी वही 4x बराबर 1, सो x बराबर क्या 1/4 आएगा, ये गुणा का 4 इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, या x बराबर 1/4 इधर भी आए, अर्थात x के आपको दो हल मिल गए, 1/4 1/4, ये आपका क्या हो गया आंसर। था कोई कठिन सवाल, बिल्कुल कठिन नहीं है, बन जाएगा क्या ये पक्का, इससे ज्यादा आपको उसमें कुछ नहीं करना, लास्ट में बस लाइन चिपका के आना, क्या चिपका के आना, अतः दिए गए समीकरण के अभिष्ट हल x बराबर 1/4 और 1/4, ठीक है। कभी कभी ये मान समान भी हो जाते हैं, कभी कभी ये मान अलग अलग भी हो जाते हैं, यदि आप इसका विविक्तर निकालेंगे, विविक्तर से हमें क्या पता पड़ता है, मूलों की प्रकृति, मतलब ये जो मूल मिले हैं शून्य है ना, जो भी आप नाम दो, इनकी प्रकृति, इनकी प्रकृति का मतलब ये वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है कि बराबर है,
तो बराबर कब आता है? जब भी विविक्तर का मान क्या मिले? 0। देखना इसका मान आप विविक्तर निकालोगे ना तो 0 मिलेगा, और 0 का मतलब होता है इसके शून्य या मूल कैसे होंगे? बराबर। तो देखो बराबर ही निकले। ठीक है, आप निकाल के देख लेना। ठीक, बन जाएगा ये। चलो तो इसको भी देख लेना, लिख लेना बाद में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, अगला प्रश्न दिया था रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। क्या है समीकरण? 3x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। और दूसरा क्या दिया गया है? 9x बराबर 2y प्लस 7। किससे हल करना है? विलोपन से। किससे हल करना है? विलोपन। ठीक है, विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि तो भाई बहुत अच्छी विधि होती है। ठीक है, सो सीधा लिखो आप हल में दिया है या दिए गए समीकरण, तुम लोग लिखना दिए गए समीकरण। ठीक है, पहला समीकरण दिया है 3x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको आप ऐसे लिख लो 3x प्लस 5y बराबर 8, समीकरण नंबर 1। ठीक, माइनस के 8 को उधर ले गए, ना भी ले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। तथा सेकंड समीकरण आपको क्या दिया है? 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, तो एक काम करो 9x को इधर ही रहने दो, 2y को इधर लाओ, माइनस का 2y हो जाएगा क्या? बराबर इधर 7 बस बचेगा क्या? समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब सुनो, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं? विलोपन विधि में या तो हम x या y के गुणांकों को क्या करते हैं? समान। x का गुणांक मतलब ये, y का गुणांक मतलब ये। इधर से x का गुणांक 3, इधर से y का गुणांक 5। ठीक, क्या करना है? दोनों समीकरणों के या तो x वाले गुणांक समान कर लो या फिर y वाले। सो मैं क्या करता हूँ? x वाले कर ले। x वाले कैसे करना है? तो सुनो, आपको लिखना है समीकरण 1 में 3 से गुणा, या फिर आप चलो ऐसे कहते गुणा करने पर। अब मैं 2 में क्यों नहीं कर रहा? 2 में क्यों नहीं कर रहा? इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जब आप देख रहे हो कि इधर 3 है इधर 9 है, यदि इस पूरे समीकरण में हम 3 से गुणा करते तो ये 9 बन जाएगा। जब ये 9 बन जाएगा तो इसके जैसा हो जाएगा, तो इसको क्यों छेड़ रहे? नहीं छेड़ो। जब इधर और इधर आपके ऐसे गुणांक हो कि आप इसमें किसी का भी गुणा कर लो ये नहीं बन सकता, और इसमें किसी का गुणा कर लो ये नहीं बन सकता, तब आपको क्या करना है? किसमें? इसमें 9 का कर दोगे, वही मैं बता रहा आपको, जैसे सिखाया गया ना अब वैसा बोल, पर आप उसके पीछे का कारण नहीं समझ रहे। सुनो, इधर क्या है? 3, इधर क्या है? 9। क्या इस 3 को 9 बनाया जा सकता है? बिल्कुल, यदि इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 9 बन जाएगा, इसके जैसा हो जाए। हमें क्या करना? हमें तो मतलब है कि इन दोनों के गुणांक सेम होने चाहिए, चाहे मैं इन दोनों में गुणा करूं चाहे मैं किसी एक में गुणा करूं। समझ रहे हैं बात? सो मैंने सिर्फ इस समीकरण में गुणा किया 3 का, ताकि ये 9 बन जाए, और ये 9 बनेगा तो इसके जैसा हो जाएगा। अब इसमें आपको गुणा करने की जरूरत है ही नहीं। आप गुणा तब करते जब मान के चलो इधर होता 3x और इधर होता 7x। अब इसमें 3 का कर लो चाहे किसी का कर लो, इसके जैसा नहीं बनेगा। तब आप क्या करते हो? तब आप 7 का गुणा इधर करते हो और इस 3 का गुणा इधर करते हो आपस में। तो 7 का इधर गुणा करोगे 21x बनेगा, 3 का इधर गुणा करोगे 21x बनेगा, बन गए सेम। लेकिन तब जब ये दोनों संख्याएं कैसी हो? अभाज्य हो। कैसी हो? अभाज्य। लेकिन इधर ये अभाज्य है क्या? नहीं। 3 तो अभाज्य है लेकिन 9 नहीं है। 9 अभाज्य नहीं है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं सम सम है, पर सम सम भी एक दूसरे से आपस में कट जाती हैं। 5 से 20 कट जाता है, एक विषम है और एक सम है। ठीक, आप सिर्फ इतना समझो कि हमें तो गुणांक समान करने हैं, चाहे मुझे दोनों समीकरणों में गुणा करना पड़े चाहे किसी एक में करना पड़े। बात समझ गए? ठीक है, अब मैं आप जो कह रहे हैं ना वैसा भी मैं कर सकता था, लेकिन लंबा चौड़ा हो जाता, लाइन एक्स्ट्रा में लिखनी पड़ती जबरदस्ती में। क्या लिखनी पड़ती कि समीकरण 1 में 9 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने, 3 का गुणा इधर 9 का गुणा इधर, सो आपका 27 बन जाता। थोड़ा सा बड़ा हो जाता सवाल। तो अपन का काम क्या है? हमें काम करना है आंसर तक पहुंचना, और जितना हो सके उतना उसको कम करना, शॉर्ट करना। ठीक,
ताकि आप स्पीड में प्रश्न कर सको, समझ सको और आपके लिए समय की कमी ना हो। ठीक है, तो क्या ये बात समझ में आई कि समीकरण 1 में 3 का गुणा क्यों किया? ठीक, अब समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दो, तो इसमें 3 का गुणा करोगे तो 3 त्रिका 9x हो जाएगा, 5 में करोगे 15 हो जाएगा और 8 में करोगे 24 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। अब 4 2 को तो छेड़ा नहीं है, छेड़ा होता तो 4 बन जाता उससे। तो अब देखो इधर 24 है और इधर 7 है, बड़ा कौन लग रहा है ये, तो 3 में से 2 को घटा दो। तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 3 था आपका 9x प्लस 15y बराबर 24 और इधर 9x माइनस 2y बराबर 7। इनको माइनस करना है, तो आपको पता है जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले समीकरणों के चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो देखो ऊपर वाला 9x प्लस का है, नीचे वाला माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे। 15 और 2 बाय 17y, इधर 24 में से 7 जाएगा आपका, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 17 बचेगा, कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो आप देखो y बराबर क्या 1 आ जाएगा, y बराबर 17 को इधर ले जाओगे बटे में जाएगा, 17 से 17 कैंसिल, क्या मिला a। अब इस y के मान को आपको जिस समीकरण में रखना होगा, y के मान को समीकरण 1 में रख दे का, चलो तो 1 में ही रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 क्या था, 3x प्लस 5, y की जगह क्या रखना है 1 माइनस 8 बराबर 0। सो 3x प्लस 5 माइनस 8 बराबर 0। सो 3x माइनस 3 आएगा क्या, 5 में से 8 जाएंगे माइनस कर दिया बराबर 0। सो 3x बराबर 3, सो x बराबर 1। क्या x और y की मान यही आएंगे, x बराबर 1 और y बराबर 1। बताओ कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है, रख के देख लें। x बराबर 1 रखोगे 3 5, 3 और 5 8, 8 में से 8 गया 0, बिल्कुल सही मान। अब बताओ कोई समस्या हो तो, है कोई समस्या बताओ, चलो विलोपन में कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको इधर डाउट हो कि ये चिन्ह कैसे पलटते हैं, क्या जादू होता है, तो कोई जादू नहीं होता है, इधर समझो, मैंने शायद 1-2 बार बताया भी है। ये समीकरण क्या लिखा है, 9x माइनस 2y बराबर 7। अब सुनो, इसको माइनस करना है, माइनस करोगे इसका मतलब आप इधर माइनस लगाओगे, ऐसे करते ना, आपसे बोला जाए 10 में से 8 घटाओ तो इधर माइनस लगाते, ठीक है। यदि मैं आपसे कहूं कि आप 100 में से 78 माइनस कीजिए, सर ठीक है कर दीजिए, चलो 100 की जगह मैं इधर लिख देता हूँ, चल मैंने लिख दिया 88 लिख दिया, मैंने लिख दिया 188, सरल कर दिया। अब एक बात बताओ, जब आपसे माइनस करना बोला जाता है तो क्या आप साथ ही बस माइनस करते हैं, नहीं, आप इस 8 को भी माइनस करते हो। जब 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा 1 और 1 110 बचेगा। इसका मतलब आपने नीचे के सारे अंकों को घटाया है, कहने का मतलब सारे अंकों के साथ माइनस हुआ है। वैसे काम तो इधर होगा, यदि आपने इधर माइनस लगा दिया, यदि आपने सिर्फ इधर माइनस लगा दिया तो ये बस घटेंगे, ये तो जो कहते हो यदि माइनस होगा तो घट जाएंगे, प्लस होगा तो जुड़ जाएंगे, है ना, गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाए। तो क्या होता है जब आप माइनस करते हो तो इस माइनस का सभी के साथ माइनस होना है, कहने का मतलब सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, सभी माइनस में हो जाएंगे, ठीक, सभी को माइनस देना पड़ेगा आपको। अब इसको ये प्लस का था, इसको माइनस दोगे तो माइनस हो जाएगा, ये पहले से माइनस था, एक और माइनस आ गया सो प्लस हो गया, इसी वजह से ये क्या हो जाता है प्लस, और ये प्लस है तो कैसा हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए कहते हैं चिन्ह बदल जाएगा। अब बात समझ में आई क्यों बदलती है, ठीक है, इसका कारण, ठीक, जब समझ में ना आए तो 188 78 को याद कर ले, याद आ जाएगा, ठीक है। चलो ये भी प्रश्न आपका हो गया, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या का, कौन सी ट्रेन, अच्छा ये बीच बीच में बता दे, क्या है ऐसे एक साथ बैठने बताएंगे, बताने बैठेंगे ना तुम लोग भूल जाओगे फिर। चलो अगला समीकरण प्रतिस्थापन से करना है,
अगला कैसे किससे करना है, प्रतिस्थापन। 3x प्लस, हाँ हाँ वही तो, 4y बराबर 10, और दूसरा क्या है 2x माइनस 2y बराबर 2। किससे करना है, प्रतिस्थापन से करना है, ठीक है। प्रतिस्थापन, चलो कर देते हैं प्रतिस्थापन से। दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण, पहला समीकरण क्या दिया है, फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये रही 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, समीकरण नंबर 1, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। सेकंड क्या दिया है, तो सेकंड आपको दिया 2x माइनस 2y बराबर 2। अब इसको दो नहीं दो, एक चीज आपको दिख रही होगी, इधर भी दो है, इधर भी दो है, इधर भी दो, पूरे समीकरण को दो से भाग कर दो या दो कॉमन निकाल दो, कुछ भी आप कर सकते। दो से भाग करेंगे, इसमें दो से भाग देंगे x बचेगा, इधर दो से भाग देंगे y बस बचेगा, इधर भाग देंगे एक बचेगा, समीकरण नंबर हो गया। अब बताओ प्रतिस्थापन विधि में हमें तीसरा समीकरण बनाना पड़ता, एक या दो से, किससे बनाना उचित रहेगा, किससे बनाना उचित रहेगा बताओ, हाँ किससे, अरे बताया है ना, जो सरल सा लगे देखने में वो उससे बनाओ। दो कितना इजी देख रहा, तो समीकरण दो से, दो क्या है x माइनस वाई बराबर 1, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x को इधर ही रहने दो, y को उधर भेज दो, तो क्या 1 प्लस वाई आएगा, तो इसको y प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक। एक को आगे कर दो, y को पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस पक्ष चेंज नहीं करना है, उसी पक्ष में आप तो किधर भी लुढ़काते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लुढ़कता रहेगा बेचारा। तो ये y इधर आ रहा था, उसको किसी ने पैर मारा, इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बेचारा ठीक ठाक है। क्या दे दो इसको, समीकरण नंबर, अब समीकरण 3 को उठा के कहाँ फेंकना है, एक में, जिससे समीकरण 3 बनता है उसमें नहीं रखना, ठीक। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक। सो x का मान क्या मिला आपको, y प्लस 1, इसमें रखना है एक में, एक क्या था 3, x की जगह रखोगे y प्लस 1 प्लस 4y बराबर 10, इसको सॉल्व कर दो, 3 के अंदर मल्टीप्लाई, 3y प्लस 3 प्लस 4y बराबर 10, यही आएगा। 3 का अंदर मल्टीप्लाई, y और 1 से किया, y से किया 3y, 1 से किया 3, बाहर प्लस 4y था, प्लस 4y बराबर 10 तक बराबर, 3y प्लस के हैं, 4y भी प्लस के हैं, क्या 7y हो जाएंगे, ये प्लस का 3 उधर जाएगा, क्या 7 बचेगा, प्लस 3 उधर जाके माइनस का होगा, 10 में से 3 जाएंगे 7 आएगा। सो क्या y की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 1 आएगी, आ गई 1, y की वैल्यू को उठा के 3 में रख लो, y बराबर 1, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 था आपका x माइनस वाई, वाई की जगह 1 बराबर 1, माइनस 1 को उधर ले गए, 2 हो जाएगा, क्या 1 माइनस का उधर जाएगा, प्लस का होगा, प्लस का 1 पहले से मौजूद था, दोनों ने दोस्ती कर दी, तो x बराबर 2, y बराबर 1, दिए गए समीकरणों के अभिष्ट हल है, लिख देना, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, सिर्फ इतना आता है, अभिष्ट हल x बराबर 2, y बराबर 1 होंगे, क्या है, ठीक। आप देखना भी लिख दो तो काम चलेगा, ठीक है। वैल्यू रख के देख लो सही आया कि नहीं, अरे वो तो वैसे भी आएगा, इसमें रख के देख ले, x की जगह 2, y की जगह 1, 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, सीधे सीधा, कितना कठिन था, कठिन बिल्कुल सरल था ना, ऐसे सरल प्रश्न आते हैं बोर्ड में, लेकिन क्या होता है जब हम प्रश्न पेपर देने जाते हैं तो हमारे दिमाग में चलता है बोर्ड की परीक्षा है, गणित का पेपर है, ये है वो है, सो आपसे जो बनता भी है ना तो वो भी आप भूल जाते हैं, और जिसने टेंशन नहीं ली तो नहीं भी बनता ना तो वो भी कुछ ना कुछ तो टीप के आ जाता। अब बताओ इसमें कोई समस्या तो नहीं है ना, आगे बढ़े तो इसको भी साफ कर दें, कर देते हैं साफ। अगला प्रश्न क्या दिया है आपका,
अगला प्रश्न दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 भाज्य संख्याएं क्यों है। इसको मैं हल बस लिखता हूँ, प्रश्न आप देख लेना बुक से, शायद कौन सी प्रश्न वाली है, 1.1 का है ना, देखो दिया है, क्या दिया है, क्या लिखते हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, एक ये दिया है और एक कुछ और दिया है, क्या दिया है, 7 गुणा 7 से रिवर्स में गुणा करते हुए 1 तक आए, मतलब 7 का फैक्टोरियल दिया है। फैक्टोरियल क्या होता है, अभी आप 11th में आओगे ना तो समझोगे, है ना, वो भी अच्छे से बताएंगे, बड़ी मजेदार चीज है, हवा टाइट करने वाली भी है, पर टेंशन नहीं है, ठीक। चलो अभी इसको देखते हैं, क्या दिया है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि ये जो संख्या है, जब इसको सॉल्व करोगे, गुणा करोगे, 13 जोड़ोगे, जो संख्या आएगी वो भाज्य क्यों है, भाज्य क्यों है। तो आप पहले समझो कि भाज्य संख्या होती क्यों है, क्या होती है। भाज्य संख्याओं का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड वह अंक या संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरी तरह से काट दे। आप बात समझना कि 4 लिखा था, इस 4 के जो गुणनखंड होंगे, इस 4 के जो गुणनखंड होंगे वो 1 होंगे, 2 भी होगा, 4 भी होगा। मैंने लिखा 16, या चलो 10 लिख देते हैं, इस 10 में 1 का भाग भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा और 10 का भी जाएगा। तो 4 के गुणनखंड कौन है, 1 2 और 4। 10 के गुणनखंड कौन है, 1 2 5 10। तो ये वो अंक या संख्याएं हैं जो इस संख्या को, यानी दी गई संख्या को पूरी तरह से काट देती। क्या 10 में 1 का पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा, चला जाएगा। 2 का 10 में पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा, जाएगा। 5 का 10 में जाएगा कि नहीं, वो 10 का तो जाएगा। अब मैं यदि इसी में 3 ऐड कर दूं तो क्या ये 3 इसका गुणनखंड होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि 3 से ये पूरी तरह से नहीं कटेगा। मैं 6 ऐड कर दूं तो ये 6 से भी पूरी तरह से नहीं कटेगा, इसलिए 6 इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो गुणनखंड का मतलब समझ गए। अब सुनो, 4 10 एक भाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि इसके गुणनखंड देखो कितने मिले, 4 के, 1 2 3, 2 से ज्यादा यदि मिल गए मतलब वो क्या हो गई, भाज्य हो गई। इसके भी देखो 2 से ज्यादा है, 4 है, कितने हैं, 4, तो ये क्या हो गई है, भाज्य संख्या। ठीक है सर, समझ गए। तो भाज्य संख्या का मतलब जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है बात। चलो इतनी बात तो समझ गए। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है उस पर बात कर लेते। उन्होंने हमसे पूछा है कि ये संख्या भाज्य क्यों है। इसका मतलब आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि ये भाज्य क्यों है। तो आप किस चीज पर पहुंचोगे, आप पहुंचोगे उसके गुणनखंड पर। क्या बोलोगे, यदि इसके गुणनखंड 2 से ज्यादा मिल गए तो आप कह दोगे कि चूंकि दी गई संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है इसलिए यह संख्या भाज्य है। और यदि 2 से कम मिले या 2 ही मिले तो अभाज्य है। बात समझ गए। सो आपको इसके क्या निकालने हैं, गुणनखंड निकालने। तो आप सुनो, 7 का गुणा 11 से करोगे कितना आएगा, 77। आ जाओ आ जाओ। अब सुनो, गुणनखंड ना भी करो तो भी चलेगा। सुन कैसे लेके आए तुम करने से, चलो सही है, वोल्टेज कम है इसलिए स्लो चल रहा। देखो 7 को क्या लिख सकते हो, 7 को क्या आप 7 गुणा 1 नहीं लिख सकते, 11 को क्या लिख सकते हो। चलो या फिर एक काम करते हैं, सभी का मल्टीप्लाई करते हैं। 7 11 का मल्टीप्लाई 77। मेरे हिसाब से आप 7 11 का बाद में करो, 13 7 का कर लो 91 आएगा। इसमें मल्टीप्लाई 11 करना, फिर 13 ऐड करना। 11 से क्या बोलते हैं 91 में मल्टीप्लाई करोगे, 9 1 को लिख दो, इन दोनों को जोड़ो, कितना हुआ 10। 10 का 0 लिख दो, बचा 1, वो इसमें जोड़ दो, कितना आएगा मल्टीप्लाई 1001 प्लस कितना है 13, क्या आ गया, 1014 आएगा क्या। अब बताओ 1014 कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। इसके गुणनखंड में क्या 2 नहीं आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, और 10 14 आएगा कि नहीं आएगा। बाकी के निकालने की जरूरत नहीं है। सो आप क्या लिखोगे, 1014 के गुणनखंड क्या क्या मिल गया आपको, 1 भी मिल रहा, 2 भी मिल रहा, एक खुद संख्या वो हो गई। हमें तो 2 से ज्यादा चाहिए था,
कितने ज्यादा चाहिए इससे मतलब नहीं है। सो आपको कितने दिखा दिए मैंने 3। सो आप क्या लिखोगे, अब ये नहीं लिख देना, ये लिख देना कि चूंकि 7 × 11 × 13 के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, अतः यह एक क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या। ठीक, इतना करना है। ऐसे दूसरी संख्या के साथ कर लेना है। दूसरी संख्या क्या दी थी, 7 × 6 × 5 × 3 1, अच्छा +5 भी है। चलो इसको गुणा करो 7, ये क्या लिखा है, 7 का फैक्टोरियल लिखा है, यानी कि क्रमगुणक लिखा है। फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी भी संख्या को गुणा करते करते कहाँ तक ले जाना, 1 तक ले जाना। ठीक, तो क्या ये 7 से गुणा होते होते कहाँ तक आई है, 1 तक। तो ये 7 का फैक्टोरियल, 7 के फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो 4 का 24 पंचे 120 और 72 आपका हो जाएगा। और 72 में आप यदि 7 का गुणा करोगे तो 1440 आता है, 50-40 आएगा। 14 और 49 और 1 50-40 कितना आएगा, 50-40 + 5 करोगे कितना आएगा, 50-45। ठीक, अब 50-45 में देखो क्या 50-45 का भाग नहीं जाएगा, जाएगा। 1 का जाएगा, जाएगा। तो सीधा वो 5 है, इसका मतलब 5 का भी जाएगा। ठीक, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, यदि आप इसके गुणनखंड निकालोगे ना तो ढेर सारे निकलेंगे। सो आपको मैंने 3 बता दी, 2 से ज्यादा यदि मिले तो क्या है वो भाज्य। तो इसमें भी वही लाइन चिपका देना जो इधर लिखी है, क्या कि चूंकि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 2 × 1 + 5 के गुणनखंडों की संख्या, की संख्या 2 से अधिक है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। लो, हो गया प्रूफ। बस इतना करना था, इससे आगे आपको और कुछ नहीं करना। क्या कोई कठिन है ये प्रश्न, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत सरल प्रश्न। बताओ तुम्हें समझ में आया, यस है ना। पहले आप भाज्य संख्या को समझो कि होती क्या है, उसके बाद आप इसका कारण भी बता दोगे कि ये भाज्य क्यों है, ये क्यों, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। इसके बैठ के निकाल के देखना, 2 तो क्या बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक, यदि आप इस 5 को हटा दो ना तो सीधे गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 7 तो यही होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक, 5 ऐड करने से आप फिर घट सकते हैं कुछ, जैसे 2 घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 आया, 2 से तो कटेगी नहीं। ठीक, और आपका ये 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा। ठीक, लेकिन बहुत सारी संख्या और बचेंगी। ठीक है, तो करके देखना यदि निकाला हो तो, नहीं तो ये इतना काफी है, आप समझ तो गए। ठीक, इसको कर लेना।